संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है शासन तंत्र का दूसरा भाग। पिछले भाग में हम लोगों ने ब्रिटेन के शासन व्यवस्था की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी, फ्रांस और यूएसए की शासन व्यवस्था कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी है और कैसे वह शासन व्यवस्था इवॉल्व हुआ है। अब पहले फ्रांस की शासन व्यवस्था देखें हम। फ्रांस की शासन व्यवस्था सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सिक्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रीगण। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हर एक 5 वर्षों के बाद होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के 500 स्पॉन्सरिंग सिग्नेचर के बैकिंग की ज़रूरत होती है। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब पार्लियामेंट में उस पार्टी की मेजॉरिटी होती है जिस पार्टी का प्रेसिडेंट होता है तो एग्जीक्यूटिव एक्शन में प्रेसिडेंट का डोमिनेंट रोल होता है, क्योंकि दोनों जगह जो है उसी पार्टी का वर्चस्व रहता है। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कर सकता है और पूरा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के एजेंडा पर चलता है जब दोनों एक पार्टी का होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी होती है तब प्रेसिडेंट को उसी को पीएम चुनना पड़ता है जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कमांड करता है। इस हालत में प्रेसिडेंट की का डोमिनेंट पोजीशन एग्जीक्यूटिव डोमेन में नहीं रह जाता है। फ्रेंच सरकार के अन्य मेंबर्स, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की नियुक्ति प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार करता है। मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की हायरार्की और रैंक्स उसकी नियुक्ति के समय ही तय की जाती है। इस हायरार्की में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा सर्वप्रथम आता है और वह हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मिनिस्टर और सेक्रेटरीज की लिस्ट का प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर अपने अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट को भेजता है। प्रेसिडेंट इस लिस्ट को अमेंड कर सकता है और इसे अस्वीकार भी कर सकता है। ये उसको इतना पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फ्रांस के पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, नेशनल असेंबली और सीनेट। इनमें नेशनल असेंबली परमानेंट सदन होता है। नेशनल असेंबली परमानेंट, नेशनल प्री एमिनेंट होता है, परमानेंट नहीं होता। नेशनल असेंबली प्रमुख लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। इसके 597 सदस्य होते हैं जो 5 वर्षों के लिए डायरेक्ट इलेक्शन में जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव मेजॉरिटी वोट के आधार पर होता है। नेशनल असेंबली मोशन ऑफ सेंसर को पास कर प्राइम मिनिस्टर और उसके गवर्नमेंट को रिजिग्नेशन पर मजबूर कर सकता है। अब सीनेट की बात करें, ये तो नेशनल असेंबली की हुई जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सीनेट के सदस्य 6 वर्षों के लिए 1,45,000 के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं और ये परमानेंट जो है सीनेट जो है परमानेंट हाउस है। सीनेट के आधे सदस्य हर 3 साल पर चुने जाते हैं। सीनेट के अभी 346 सदस्य हैं। सीनेट की लेजिस्लेटिव शक्तियाँ सीमित होती हैं। ज़्यादातर लेजिस्लेटिव बिल में सीनेट के डिसएग्रीमेंट होने के बाद नेशनल असेंबली उसे अगर फिर पास कर देती है तो वो कानून बन जाता है। अब जर्मनी की बात करें। जर्मनी में फेडरल चांसलर फेडरल गवर्नमेंट का मुखिया होता है। वह फेडरल सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का भी मुखिया होता है। चांसलर का चुनाव जर्मनी के पार्लियामेंट बुंडेस्टाग द्वारा किया जाता है। चांसलर बुंडेस्टाग
के प्रति जवाबदेह होता है। फेडरल गवर्नमेंट के अन्य सदस्य फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति चांसलर के द्वारा की जाती है। चांसलर का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। इन 4 वर्षों में चांसलर को तभी हटाया जा सकता है जब बुंडेस्टाग में एक नए चांसलर को चुन लेता है। इस कानून के कारण राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति नहीं होती है। अब यह नहीं है कि आपने अविश्वास का प्रस्ताव लाया प्रेजेंट चांसलर के विरुद्ध और वो जब हट गया तब आप जो है अब कौन दूसरा चांसलर बनेगा उसको तय कर रहे हैं। आपको पहले से तय करना होगा और वो चांसलर का चुनाव आपको कर लेना होगा जो मेजॉरिटी के साथ हो। इससे अनिश्चितता की स्थिति नहीं आती है। जर्मनी में पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, बुंडेस्टाग और बुंडेस्ट्राट। बुंडेस्टाग के सदस्यों का चुनाव देश के जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। बुंडेस्ट्राट रीजनल स्टेट्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बुंडेस्टाग बुंडेस्ट्राट से अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दूसरे यहाँ लोअर हाउस अपर हाउस है, तो लोअर हाउस सब जगह ज़्यादा शक्तिशाली होता है जिसके सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो यहाँ भी वही स्थिति है। बुंडेस्टाग में पास किए हुए उन्हीं लेजिस्लेशन को बुंडेस्टाग के कंसेंट की ज़रूरत होती है जिनमें रेवेन्यू शेयरिंग में फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और जो स्टेट से संबंधित होता है। अगर दोनों सदनों के बीच डिसएग्रीमेंट होता है तो एक कॉन्सिलिएशन कमेटी बनाई जाती है जो एक कॉम्प्रोमाइज़ सॉल्यूशन ढूंढती है। बुंडेस्टाग के सदस्य 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनकी सदस्यों की संख्या 598 है अभी। इन सदस्यों का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। राजनीतिक दल 2 तरह के कैंडिडेट की लिस्ट देते हैं। 298 सीट्स पर चुनाव फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट के आधार पर होता है, जिसको जैसा अभी भारत में है कि जिसको ज़्यादा वोट आया वो चुना गया। शेष 298 सीटों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा पाए गए मतों के आधार पर उनके द्वारा पूर्व में घोषित लिस्ट के आधार पर जो है सदस्य चुने जाते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा पाए गए वोट के आधार पर सीटों की गणना की जाती है। अगर उनके द्वारा पाए गए वोटों से उनके द्वारा जीती गई सीट कम होती है तो उसको उतनी सीटें अलॉट की जाती हैं, लेकिन अगर उसके द्वारा जीती हुई सीटें ज़्यादा होती हैं तो उन्हें रहने दिया जाता है, उनको हटाया नहीं जाता है। जिन्हें ओवर हैंगिंग सीट कहा जाता है। इस प्रोपोर्शनल सीट को पाने के लिए राजनीतिक दलों को कम से कम 5% वोट या 3 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ती है। अब ये तो जर्मनी की बात थी। अब यूएसए की बात। यूएसए का फेडरल गवर्नमेंट ही उस देश का राष्ट्रीय सरकार है। फेडरल गवर्नमेंट के 3 मुख्य अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन शक्तियों को क्रमशः कांग्रेस, लेजिस्लेटिव को कांग्रेस में, एक्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट में और जुडिशियरी को फेडरल कोर्ट्स में निहित किया है। लेजिस्लेटिव ब्रांच बाइकैमरल जैसे हर जगह होता है। इसके 2 भाग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसमें 435 सदस्य हैं जिन्हें वोटिंग मेंबर्स कहा जाता है। इसके अलावे 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं जिनमें 5 डेलीगेट्स और 1 रेजिडेंस कमिश्नर होता है। इन सदस्यों की संख्या सीनेट के जनसंख्या के स्टेट्स के जनसंख्या के आधार पर तय की गई है और ये सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली इन लोगों का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सदस्यों का जो टेन्योर होता है 2 साल का होता है। अब सीनेट में सदस्यों की संख्या हर स्टेट को 2 दी गई है। इसमें पॉपुलेशन का कोई माने नहीं है। अब चूँकि 50 जो है स्टेट्स हैं यूएसए में, तो सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 है। इन सदस्यों की सदस्यता की अवधि 6 वर्षों की होती है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। तो ये यहाँ का हायर हाउस है और ये परमानेंट हाउस है। सभी लेजिस्लेटिव बिल्स फॉर रेवेन्यू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही ओरिजिनेट हो सकता है। सभी लेजिस्लेटिव बिल्स को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब वह दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। यदि राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं मिलता है तो वे उसे लौटा देते हैं और वह बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के तभी कानून बन सकता है जब दोनों सदन 2/3 मेजोरिटी से पास करती है। 2/3 मेजोरिटी
होना चाहिए। फेडरल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट का अनुमोदन केवल सीनेट के पास है। ये कांग्रेस के पास नहीं है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, फेडरल जजेस, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज और यूएस मिलिट्री नेवल ऑफिसर्स और दूसरे देशों के राजदूतों की नियुक्ति सीनेट के अनुमोदन के पश्चात ही होती है। सीनेट में उन्हें जाना पड़ता है, उनसे जो सीनेट के मेंबर क्वेश्चन भी करते हैं वो जवाब भी देते हैं और तभी वो उनको अनुमोदित करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित रहता है। राष्ट्रपति इसका उपयोग अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और अन्य ऑफिशियल्स के द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक साथ रनिंग मेट के जैसा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति को वो डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे साथ उपराष्ट्रपति रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से नहीं होता है। इस चुनाव के लिए हर एक राज्य की कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्यता के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज में स्थान दिया जाता है। प्रेसिडेंट 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं चुने जा सकते। अगर कोई प्रेसिडेंट के अपदस्थ होने पर या मृत्यु होने पर 2 वर्षों से अधिक समय के लिए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो वो फिर केवल एक बार ही प्रेसिडेंट 4 वर्षों के लिए चुना जा सकता है। जैसे निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा था, महाभियोग लगा था वाटरगेट कांड पे, तो फोर्ड जो है, जेराल्ड फोर्ड जो है उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बने थे। तो अब वो 2 वर्षों से ज़्यादा एक टर्म में रहे तो वो अब एक बार ही चुनाव लड़ सकते थे, जो वहाँ का नियम कानून है। प्रेसिडेंट को डे टू डे काम करने के लिए 15 डिपार्टमेंट होते हैं जिनका प्रमुख प्रेसिडेंट द्वारा नामित और सीनेट के द्वारा अनुमोदित होता है। इनमें काउंसिल ऑफ एडवाइज़र जो कि राष्ट्रपति का कैबिनेट होता है कहा जाता है। राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है। अब मतदान का अधिकार अमेरिका में धीरे धीरे सारे लोगों को प्राप्त हुआ। ये हमारे देश के जैसा नहीं कि जो है वो एक ही बार जो है सबको वोट देने का अधिकार हो गया। शुरुआत में मतदान का अधिकार केवल उन वाइट लोगों को था, गोरे लोगों को था, जो जिनकी एक निश्चित लैंडेड प्रॉपर्टी थी। सारे गोरे लोगों को भी नहीं था। धीरे धीरे मतदान का अधिकार अधिक लोगों को मिलता गया और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही ये आज यूएसए में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर एक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। अब हम इसके अगले भाग में भारत की स्थिति इन लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे।